गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं, हो जाएगा। हाँ भाई, यूनिट 2 और यूनिट 5 बाकी आईबी की जो मेरे को करवाना है, यूनिट 2 निकाल लो। यूनिट 2 में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको? 1 कल्चरल, 2 इकोनॉमिक, 3 पॉलिटिकल, 4 लीगल, और 5 क्या पढ़ना है आपको? फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा अपन यूनिट नंबर 4 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर कर चुके हैं। जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट दे रखा है ना बुक्स में, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, सेम लाइनें लिखी हुई है, पैराग्राफ भी सेम, पॉइंट भी सेम है सारे के सारे। हाँ, तो वापस से आ जाओ। सबसे पहले इस पे चलते हैं, यूनिट नंबर 2, और एक और बाकी है अपनी, यूनिट 5 बाकी है। और अभी अपन कौन सा यूनिट कर रहे हैं? यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा एक बार समझो, गेम को समझोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, एक बार समझना इस बात को। देखिए, अगर आप फॉरेन में बिजनेस करते हो, तो आपको टेंशन चाहिए। अब बच्चे बोले क्या टेंशन है? अरे टेंशन ये है कि अगर वहां की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो आपके बिजनेस में इंपैक्ट डालेगी। वहां की गवर्नमेंट से और आपकी गवर्नमेंट के रिलेशन खराब हो गए तो बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा आपका। वहां की कुछ पॉलिसी है, यहाँ की कुछ पॉलिसी है, पॉलिसी में चेंज होगा तो आपका बिजनेस में इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा अगर वहां की इकोनॉमी डाउन हो गई, आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉलिटिकल रिलेशन तो अच्छे हैं और उस कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो गई। जैसे एग्जांपल आपके सामने पाकिस्तान का है। मान लो आपने पाकिस्तान में कोई ब्रांच डाल रखी थी, अच्छी चल रही थी आपकी, और वहां की इकोनॉमी खत्म हो गई, तो आपका ब्रांच भी वहां खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टोटल है ना, वो कौन कौन से एनवायरमेंट? कल्चरल। अब कल्चरल का मतलब क्या है? व्हाट इज कल्चरल? कि वहां के जो नॉर्म्स है या वहां के जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। अगर अपन देखें तो स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ, 2 मिनट रुकना। अगर अपन कल्चर की बात करें तो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल तो आपके सामने है ही, ठीक है। अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करता हूँ, सुनना, ठीक है। हाँ, अगर मैकडोनल्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आलू टिक्की बर्गर मिल जाएगा। इसमें काऊ मीट नहीं डलता है, बट बाहर काऊ मीट डलता है उसमें। तो आप समझो कल्चरल एनवायरनमेंट, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिस जगह पे जैसा कल्चर होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज वैसी हो जाएगी। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस बड़े इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिकल, क्या वो कंट्री खत्म हो रही है या कंट्री ग्रो कर रही है? अगर उस कंट्री में ग्रोथ है तो आप भी जाके ब्रांचेस खोलोगे। उसकी इकोनॉमी बूम हो रही है कंट्री की, इसका मतलब आपको भी वहां फायदा हो सकता है। अगर कंट्री में डाउनफॉल है तो आपको लॉस हो सकता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, फाइनेंशियल हो गया। ये सोशल,
रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो अननेसेसरी लीगल एनवायरनमेंट में वही पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो चेंजेस होंगी, या गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, टैक्स लगा दिए, लॉज बना दिए, तो जैसे वो लॉज बनेंगे आपका बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिर आ रहे समझ में? एक आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, चलो चलो टॉपिक पे आते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। पहले हल्का सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो काम की चीजें वो पढ़ा देता हूं मैं आपको। यहाँ देखना, द एंटरप्राइज ऑन वन हैंड इज वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। आज आपकी कंपनी है, आपने कंपनी अलग अलग कंट्रीज में खोल रखी है, तो उस एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर पॉलिसी चेंज होगी तो होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उन पॉलिसी को, आपके अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। द बेसिक जॉब ऑफ एन एंटरप्राइज इज देयरफॉर आइडेंटिफाई with the environment in which it operate and formulate the policy according to the forces operate in the environment। समझ में आया? एनवायरमेंट में जो चेंजेस होंगे इसको उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, चेंज करोगे। आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप तो एनवायरमेंट को देखो, जैसा एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज क्या कर लो, चेंज कर लो। अब देखो यहाँ पे एक और पढ़ देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग बिकॉज द एनवायरमेंट चेंज when a firm crosses a international border। सीधी सी बात है, आप इंडिया में काम कर रहे हो और बहुत सालों से काम कर रहे हो और आप बड़े खुश हो, मार्केटिंग सब आती है, पर जैसे आपने बाउंड्री चेंज की ना, आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहां पर बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। द फर्म अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इज क्वाइट वेल बट इट इज लेस फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट इन अदर कंट्रीज। आपको इंडिया का एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा, बट बाहर का एनवायरनमेंट समझना इतना ईजी नहीं है। मस्ट इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड द न्यू एनवायरनमेंट। नए एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो घुमा फिरा के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इतनी सी बात कहता है, देखो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं। अगर मैं बिजनेस करता हूं अलग अलग कंट्रीज में तो उसको कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपनी पॉलिसी एनवायरमेंटल चेंजेस होने से मेरे को भी उनको चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसके अंदर कि भाई डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत इजीली समझ में आता है, पर फॉरेन का एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वहां पे अपना टाइम और अपने रिसोर्सेस, मतलब आपको पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहां की चीजों को आपको समझना पड़ेगा, वहां का जो नया एनवायरनमेंट है उसको समझोगे, उसके बाद अपना बिजनेस वहां पे डालना है नहीं डालना है, डिसीजन लेना है नहीं लेना, वो लोगे आप। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? आपसे जो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं वो दो टॉपिक करेंगे अपन, एक तो करेंगे पॉलिटिकल और एक इसके अंदर करने वाले अपन इकोनॉमिकल। दो टॉपिक आज कर लेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डालो फटाफट, पॉइंट लिखवाऊंगा खाली। राइट द हेडिंग, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लिखा? अब देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दिखाई दे रहा है आपको। पॉलिटिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल बिजनेस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका चेंज इन रेगुलेशंस। हर कंट्री की गवर्नमेंट जब चेंज होती है ना तो अपने रेगुलेशंस भी चेंज करती है। आज अगर देखा जाए अडानी को फेवर कर रहे हैं, मोदी फेवर कर रहा है, आपका मुकेश अंबानी इसको मोदी फेवर कर रहे हैं। अगर मान लो गलती से कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है तो उनकी शामत आ जाएगी सबके। आप सोच रहे हो बाबा रामदेव को कौन फेवर कर रहे हैं, मोदी फेवर कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी ना, बाबा रामदेव को लेने के देने पड़ा देंगे। नई नई पॉलिसी, याद नहीं बीच में बाबा रामदेव की सॉरी रेट डाल दी थी, एक रेट नहीं छोड़ती, इनकम टैक्स की रेट, ये रेट वो रेट। आ रहा है कुछ समझ में? तो इसका चेंज इन रेगुलेशंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो अपने रेगुलेशंस भी उसके साथ क्या करती है, चेंज करती है। और अगर रेगुलेशन चेंज करेगी तो ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और थ्रेट भी बन सकता है। थ्रेट तब बनेगा जब वो गवर्नमेंट आपके लिए अगेंस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सेकंड पॉइंट देखना भैया, पॉलिटिकल रिस्क दिखाई दे रहा है। लेसर डेवलप्ड कंट्री एमर्ज अ मार्केट विद अ हाई पॉलिटिकल रिस्क इवन देयर इज अ रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैवी। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, लेसर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्री बहुत कम डेवलप्ड है वहां पे पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसको अपन बोल सकते हैं, लिख लो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक और वर्ड लिखो, पॉलिटिकल रिस्क के सामने एक वर्ड और लिखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो जाती है। अगर किसी भी कंट्री में
पीएम को उठा उठा के फेंक देते हैं, नया पीएम ले आते हैं, 3 महीने बाद उसको चेंज करके फिर नया पीएम ले आते हैं, तो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे केस में आपका बिजनेस उस कंट्री में डूब जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ट लाइव डाल सकते हो, गलत नहीं है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल डाल सकते हो। पाकिस्तान में 1 से 1.5 साल से ज्यादा एक पीएम नहीं रुकता, फिर एक नया आ जाता है, फिर 1.5 साल बाद उसको चेंज कर देते, फिर नया आ जाता है। क्या हुआ लास्ट में? जो आता है वो खा पी के चला जाता है, नया आता है वो खा पी के चला जाता है। कंक्लूजन क्या निकला उसका? कंट्री खत्म कर दी उन्होंने। अरे समझ में, इधर देख लो, 2 राउंड तो हो गए 5-5 साल के मोदी के, और तीसरा राउंड पक्का है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझ में क्या पढ़ रहा हूं? तो अब क्या है कि वहां फॉरेन के जो लोग इन्वेस्टमेंट करने इंडिया आ रहे हैं ना, नहीं 2 हुए, हाँ 2 हुए, अब 3rd राउंड होगा, ठीक है। फॉरेन के लोग जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं ना, वो पता है टेंशन फ्री हो गए, उनको मालूम है गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तो हमको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या होता था, अगर यूएस का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अपनी फाइल वाइल लगा देता था, और सोनिया गांधी 6 महीने चक्कर कटाती थी, उसको साइन नहीं करती थी। फिर बोलते कितने का प्रोजेक्ट है, बोले मैडम 1000 करोड़ का। अच्छा ऐसा करो 100 करोड़ जमा कराओ पहले, फिर साइन करूंगी मैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पर यहां पर मोदी ने सिंगल विंडो सिस्टम कर रखा है, 3 से 4 दिन के अंदर तो प्रोजेक्ट लग जाता है उसका। मतलब सबको इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं कि भैया तेरे को ये काम 3 दिन में करना है, 2 दिन में करना है। अगर तूने नहीं किया, मतलब जो फाइलें खिसकती है ना गवर्नमेंट की, अगर तूने नहीं किया तो उसकी क्वेरी डाल। अगर क्वेरी नहीं डालता है तो कंक्लूजन ये है कि तेरी जॉब जाएगी। इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि फटाफट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कराओ फटाफट। अरे समझिए क्या बोल रहा हूं? फिर आएगा आपका एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, जो कंपनी आप लेके जा रहे हो उस कंट्री में, तो गवर्नमेंट आपकी कंपनी के लिए क्या सोचती है? आपने वहां जाके ब्रांच तो खोल ली, पर उस कंट्री में गवर्नमेंट की सोच आपको लेके कैसी है? अगर उनकी नेगेटिव सोच है तो फिर आपको दिक्कत आएगी उस कंट्री के अंदर। आप समझ लो, द पॉलिसी लिंक्ड विद द गवर्नमेंट एटीट्यूड टू द बिजनेस एंड द फ्रीडम विद इन विच द फर्म ऑपरेट। गवर्नमेंट कितनी फ्रीडम देगी, नहीं देगी आपको, गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी नहीं लगाएगी, तो सारा का सारा जो बिजनेस है ना वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। क्या बोलेंगे इस वर्ड को? बोलो क्या बोलेंगे इस वर्ड को, बताओ। पॉलिटिकल फैक्टर्स। एक और देखो, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। अब गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन का आदमी इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पहले अब तो चलो इन्होंने बोल दिया, अब तो 70-80-90% तक इन्वेस्टमेंट होता है। पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि फॉरेन का अगर इंडिया में आके ब्रांच खोलेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट 49% से ज्यादा नहीं होगा। उसको इंडिया की किसी कंपनी के साथ क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है आपके सामने मारुति एंड सुजुकी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? इसलिए किया कि वो इंडिया में आएगा, बिजनेस क्रिएट करेगा, और हो सकता है इंडिया में आके मोनोपोली बना ले, जैसा बीच में हुआ था, जो बोलते ना जितने लंदन के और ब्रिटेन के लोग आ गए थे इंडिया में, और फिर उन्होंने इंडिया को RRR मूवी, भाई बिजनेस करने ही तो आए थे वो, इंडिया में आए तो बिजनेस करने ही थे। लास्ट में सारे के सारे इंडियंस को स्लेव बना लिया, नहीं बना लिया उन्होंने? इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, आई किस लिए थी? वो यहाँ पे बिजनेस करने आई थी। स्लेव बना लिया नहीं बना लिया? तो ये डर लगता था गवर्नमेंट कि अगर वो आएंगे और हमने 100% स्टेक दे दिया इनको, तो हो सकता है कि जो पुराना टाइम है वापस आ जाए। इसलिए वो कहते हैं कि हम देंगे 49%, तुम आ जाओ इन्वेस्टमेंट कर लो इंडिया में, बट 49% आपका रहेगा और 51% हमारा रहेगा, जिससे उस कंपनी पे जो पावर्स और कंट्रोल रहेंगे वो किसके रहेंगे? इंडियंस के रहेंगे। हम आपको 100% कंट्रोल नहीं देंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन आर अ कॉमन वे द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल इंटरनेशनल मार्केट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट करवाना है, लोकेशन एंड द चॉइस ऑफ लोकेशन पार्टनर एंड ओनरशिप परसेंटेज। ध्यान से देखो वर्ड, देखो ओनरशिप परसेंटेज। समझ में आया ओनरशिप परसेंटेज का मतलब? कि भाई कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट ओनरशिप उसको दिलवानी है, और कितना परसेंट अपने को रखना है। अब वापस से आ जाओ भैया, बोलो पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बोलो बोलो। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन चेंज करती है, तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। दूसरा पॉलिटिकल रिस्क, अगर गवर्नमेंट पूरी की पूरी चेंज हो गई, आप समझो यहां तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, रेगुलेशंस बनाए, और यहां पे गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। गवर्नमेंट आपकी कंपनी के बारे में कैसा सोचती है, साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए वो हाँ करती है, कितने परसेंट के लिए ना करती है। इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन बिजनेस, ये भी इसकी पार्टी है। अगर इनको मैं देखूं ना तो ये सारे पॉइंट्स में इसके पार्टी मिलेंगे। देखो पॉलिटिकल फैक्टर दिखाई दिया आपको, और आगे देखो, आगे दिखाई देगा आपको, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट डालेगा। ये सारे पॉइंट एक साथ जोड़ देना, मतलब इसके साथ जोड़ सकते हो उनको। अब आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ, फैक्टर्स ही है सारे। अब देखो, पॉलिटिकल इकोलॉजिकल ऑफ गवर्नमेंट, क्या मतलब है उसका बताओ। आइडियोलॉजी, मतलब गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है। देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहां से पढ़ रहा हूं मैं। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इफेक्ट द मार्केटिंग यूनिट इज डिसाइडेड to what type of marketing activity should the country have, and the area to open for the private sector, area open for the public sector, what are the new entry of foreign companies to be allowed, and what area of exclusively reserved for small scale sector। मतलब गवर्नमेंट ने क्या है कि कितनी प्राइवेट कंपनी बुलानी है, किस किस एरिया में बुलानी है। भाई इंश्योरेंस सेक्टर में बुलाना है, बैंकिंग सेक्टर में बुलाना है, ऑटोमोबाइल में बुलाना है, कि भाई ये वाला एरिया तो है ना, ये 100% मतलब किसके हाथ में रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, इसमें है ना किसी फॉरेन वाले को अलाउ नहीं करेंगे। बट इंश्योरेंस में कर दिया ना, इंश्योरेंस में 75% तक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 25% किसका होगा बोलो, इंडियंस का होगा, 75% फॉरेनर्स का होगा। तो कई जगह पे इन्होंने रेशो बढ़ा दिया, कई जगह कम कर दिया। साथ के साथ ये देखो बोल रहा है ना कि एरिया वेयर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए एरिया बना रखे हैं कि इस एरिया में आकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है सारे के सारे एरिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, और उनके रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि इतना ही इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में एक ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा तैयार हो जाएगी, और अगर हो गई तो इंडिया का वही हाल होगा जो पहले हाल हुआ था। इसीलिए इसको क्या करा जा रहा है, कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, बिना बताए समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, क्या कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, क्या कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है या स्टेबल रहती है। अगर कंट्री की गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी ना तो वो कंट्री ग्रो करेगी, और जिस कंट्री में रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट चेंज होती है वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं करती है। एग्जाम्पल आपके सामने है यूपी, राजस्थान। यूपी के अंदर एक बार अखिलेश जी आ जाते थे, एक बार मायावती आ जाती थी, फिक्स था उनका, सपा और बसपा। अखिलेश जी 5 साल खूब पैसा बनाते थे, अपने फैमिली मेंबर्स को सबको मंत्री बनाते थे। फिर मायावती आती थी, 5 साल वो पैसा बनाती थी और लोगों को बनाते थे बेवकूफ सारे के सारे। अब क्या हुआ लास्ट में, सपा और बसपा खत्म। अब जाके यूपी जो 50 साल पीछे था वो 10 सालों में 50 साल आगे आ गए। सेम केस राजस्थान में, पहले वसुंधरा खा लेती है, फिर आपका गहलोत खा लेता है, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत, फिर तो ये बेवकूफ बना रखा था। अब चेंज होगा, और अगर राजस्थान में अब चेंज हुआ ना तो राजस्थान कम से कम ये मानो 50 साल आगे चला जाएगा। अभी राजस्थान 50 साल पीछे। अगर बाकी स्टेट्स को देखे ना तो राजस्थान में कुछ भी नहीं। आप गुजरात जाके देखो, आपको इतनी फैक्ट्रीज मिलेगी, इतने एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। गुजरात में गवर्नमेंट जॉब की कोई भी तैयारी नहीं करता, गुजराती कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते। बिहारी करते हैं, राजस्थानी करते हैं, बट गुजराती गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अरे क्या करूंगा यार इतनी जॉब से, बोले गवर्नमेंट में जाऊंगा 10 साल लगाऊंगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा सीधा। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, इसका मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया कि जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो कंट्री ग्रो करेगी। अब देखो, अ पॉलिटिकल सिस्टम में बी स्टेबल, ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड डायनेमिक which ensure the political participant of a people to assure the personal security। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अगर सब कुछ वहां पे क्लियर है, कंफर्टेबल है, तो वहां पर बिजनेस करना इजी हो जाएगा। एक वर्ड देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, पर्सनल सिक्योरिटी। आज तक यूपी में किसी ने जाके फैक्ट्री नहीं लगाई, आज तक यूपी में किसी ने जाके फैक्ट्री नहीं लगाई। पता है क्यों नहीं लगाई, ये वर्ड पढ़ो भैया, पर्सनल सिक्योरिटी। आप फैक्ट्री लगाओ, 2 दिन में वहां पे आ जाएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे और आपसे पैसा वैसा मांग लेंगे। अरे समझ में, अब है ना, अब यूपी के अंदर कम से कम कितना कितना मिलियंस का पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। द सिटीजन एंड द प्राइमरी फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है भाई, छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, बोलो ये सही है पॉइंट, रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज। मैंने कहा मोदी जगह जगह लड़ी आया, हर कंट्री के साथ लड़ाई कर ली उसने। ठीक है, अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट ले लो, कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन खराब है तो वहां के इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में कभी नहीं आएंगे। और अगर आपने अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, सोचो रशिया और अमेरिका कट्टर दुश्मन है और मोदी दोनों का बेस्ट फ्रेंड है।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रशिया और अमेरिका कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे, दोनों इतना बम लेके बैठे कि मैं तेरे ऊपर डाल दूं, मैं तेरे ऊपर डाल दूं, और मोदी दोनों को समझा रहे हैं। आप सोचो, दोनों से अच्छा खासा रिलेशन बना रखे। क्या बोलेंगे इसको? रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो फॉरेन की कंपनीज आपकी कंट्री में आके क्या करेंगी? बोलो, इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज विल इफेक्ट मार्केटिंग। इफ द कंट्री enjoy the friendly relation with the other nation, then the favorable effect of foreign trade। आए समझ में? हाँ भाई, फॉरेन ट्रेड का क्या होगा? बोलो, कौन सा इफेक्ट होगा? फिर नेक्स्ट पढ़ो। ये बड़ा खतरनाक चीज है भैया, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी। पाकिस्तान खत्म क्यों हुआ पता है आपको? पाकिस्तान खत्म क्यों हुआ? आईएमएफ से लोन लेता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, याद है? ये पढ़ा था, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पढ़ा था। ये हर बार लोन लेता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ ले लिया, बम बना लिए। मतलब अरे तो मेरे भाई, वो पैसा तूने अपनी कंट्री के लोगों के लिए लिया था, उसके डेवलपमेंट में खर्च करता, रोड बनाता, रेलवेज बनाता, एग्रीकल्चर में खर्च करता, वहां पे खेती होती और होती, कमाई होती, और तूने क्या बना दिया? उसका हथियार बना लिए, बम बना लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? बोलो, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी। समझना इस बात को ध्यान से। अगर किसी कंट्री में जो बजट बनाया जाता है, उसमें मैक्सिमम पैसा डिफेंस पे अगर खर्च कर दिया जाएगा, तो उस कंट्री के अंदर लोगों से हाई टैक्स चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो पैसा कहां से आएगा? वो लोगों से लिया जाएगा। और जब ज्यादा टैक्सेस चार्ज करते हो और आपने जाके वहां ब्रांच खोल ली, तो आपका प्रोडक्ट वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स तो आपको भी देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो आपका मार्केट में जाके प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अब पढ़ना, इफ द गवर्नमेंट एलोकेट, ध्यान से पढ़ो, इफ द गवर्नमेंट एलोकेट वेरी हाई अमाउंट ऑफ डिफेंस बजट, समझ में आया? अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कौन सा बजट लाती है? बोलो, डिफेंस बजट। It adversely affect the marketing and the economy of the government, impose more taxes। किस पे लगाएगी टैक्सेस? पब्लिक पे। Withdrawal initiative spend less on the economic infrastructure। मतलब रोड नहीं बनानी, रेलवे नहीं बनाना, बम बनाने हमको। तो अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? The central state relationship will be have a favorable effect on the marketing। तो positive thinking, healthy attitude, opponent parties have a favorable effect on the development। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस कंट्री में आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, थिंकिंग ऑफ अपोजिट पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। थिंकिंग ऑफ अपोजिट पार्टीज टुवर्ड्स द बिजनेस दिखाई दिया आपको? मतलब आप जिस कंट्री में जाके बिजनेस खोल रहे हो, वहां की गवर्नमेंट और वहां के लोग आपके लिए क्या सोचते हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे बताइए चाइनीज, अच्छा चाइनीज मान ले क्या? ये चाइनीज मतलब ये क्या है? ये इतना ही चलने वाला है, सस्ता है। मतलब अपनी सोच क्या है चाइनीज वर्ड के साथ में? अरे भैया, आईफोन भी चाइना में बनता है। आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, चाइनीज में भी क्वालिटी आती है। तो अगर आप बढ़िया क्वालिटी लोगे, पैसा ज्यादा लगेगा और चीज अच्छी मिलेगी। आप ये MI और जितने भी फोन, ओप्पो, रेडमी, ये कहाँ बनते हैं? सब चाइना में ही बनते हैं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो थिंकिंग ऑफ अपोजिट पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस के लिए लोगों की सोच क्या है। अगर आपके बिजनेस के लिए लोगों की सोच पॉजिटिव है ना, तो वहां बिजनेस चल पड़ेगा आपका। अगर आपके बिजनेस के लिए लोगों की सोच नेगेटिव है, तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आएगा आपका गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। ये तो कितनी बार बता चुका हूं मैं। अरे भाई, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस पे नई पॉलिसी लाकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो फिर उस कंट्री के अंदर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। द गवर्नमेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी एनकरेज and offering a support to discourage and banning the restriction on the activity depending on the government। International laws, ध्यान से देखना, international laws right of the nation to grant, withhold permission of the marketing and the political boundaries to control the citizen। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट अगर नई नई पॉलिसीज लाती है, नए नए लॉज लगाती है, तो उससे बिजनेस इफेक्ट करता है। अब सुनो, पॉइंट्स बोलो फटाफट, सारे ऊपर से नीचे तक बोल दो भाई। क्या क्या पॉइंट्स हो गए? चेंज इन रिलेशन क्लियर है, वर्क कर गया। नेक्स्ट क्या बोलो? पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब गवर्नमेंट कभी भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपके लिए क्या सोचती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, भाई गवर्नमेंट कहती है पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे आपको, हमारा हिस्सा रखेंगे इसके अंदर। और देखो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू द गवर्नमेंट। अरे समझ में, आइडियोलॉजी क्या है? कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट कराना है। फिर क्या है? स्टेबिलिटी इन द कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब वहां की कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबल होती है कि नहीं होती। रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज, अगर
आपकी कंट्री का रिलेशन बाकी कंट्री से फ्रेंडली है तो सब जगह से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा, और अगर नेगेटिव रखोगे नहीं आएगा। डिफेंस याद है, अभी बम बना दिया, तो अगर पाकिस्तान वाले अपने पैसे से बम बनाएंगे और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी कंट्री। फिर आता है, अच्छा इससे बम बनाने से क्या होगा, टैक्सेस गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों पे बढ़ा देगी। ठीक है, थिंकिंग ऑफ अपोजिट पार्टी टुवर्ड द बिजनेस, लोगों की सोच और बाकी लोग, गवर्नमेंट की सोच आपके लिए क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, फिर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब बोलो, हाँ भाई क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल फैक्टर आता है इंटरनेशनल बिजनेस में लिख सकते हो ना कि क्या रीजन है क्यों इंटरनेशनल बिजनेस में पॉलिटिकल फैक्टर इंपैक्ट करता है, क्या इंपैक्ट करता है। गवर्नमेंट कुछ भी नाटक करेगी तो वो बिजनेस पे क्या करेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। चलो अब आ जाओ, एक वर्ड मिलेगा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपको एक दिखाई देगा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल के बाद में एक वर्ड मिलेगा आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स। नहीं, फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब ये पता है क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आप फॉरेन में जा रहे हो धंधा करने के लिए, तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नाटक हो सकते हैं आपके साथ में, वो नाटक देख लो पहले से और समझ लो कि ये चीजें पॉलिटिकल पॉइंट्स में ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिकल में ये ध्यान रखना है। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है तो वहां का एनवायरमेंट आपको जम रहा है तो आप वहां पे ब्रांच खोलोगे, वहां पे एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, कुछ भी धंधा करोगे वहां पे, और आपको लग रहा है कि बोले नाटक है। अब जैसे इन सारे पॉइंटों में ना पाकिस्तान के साथ अगर मैच करूँ ना, सब नेगेटिव निकलेगा, इकोनॉमिकल फैक्टर सारे नेगेटिव निकलेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर सारे नेगेटिव। तो जब नेगेटिव पॉइंट्स निकलने शुरू होंगे ना तो ऐसी कंट्री में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, तुमको रशिया क्यों दिखाई देता है बार बार, क्या दिखता है रशिया में तुमको? चलो इधर आओ, रशिया जाना है क्या तुमको? चलो अब सुनो, इधर देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दिखाई दे रहा है आपको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट्स देखा भैया, समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक एक करके सारे पॉइंट समझा रहा हूं, समझना, समझने की कोशिश करना। हाँ, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कंट्री के अंदर अगर आप वहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इकोनॉमिकली क्या क्या देखोगे। भाई एक बात बताओ, छोड़ो उसको छोड़ो, आज हर कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्यों करना चाहती है? पहली चीज, इंडिया के अंदर स्कोप है। स्कोप क्यों है? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर मैं कुछ भी इंडिया में बनाऊंगा तो बेचने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक अच्छी खासी है। सेकंड, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से मिल जाएगा मेरे को, इसलिए मैं इंडिया आ रहा हूं। यहां पे मेरे को रॉ मटेरियल मिल रहा है, इसलिए मैं इंडिया में आ रहा हूं। यहां पे मेरे को लेबर मिल रही है, इसलिए मैं इंडिया में आ रहा हूं। साथ के साथ मेरे को दिख रहा है कि इकोनॉमिक इंडिया में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो अगर डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया अगर डेवलप करेगी और मेरा बिजनेस अगर यहाँ खोलता हूं तो मेरा बिजनेस भी साथ के साथ उसके साथ क्या कर जाएगा, बोलो, डेवलप। तो ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ इकोनॉमी मतलब पैसे की बात होगी। कंट्री में क्या होना चाहिए, कंट्री के अंदर एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, और उसके अलावा आपका पॉलिटिकली स्टेबल। पॉलिटिकल वर्ड तो मत लाओ, पॉलिटिकल तो फिर पॉलिटिकल में आ जाएगा सारा। इधर से आ जाओ पढ़ना, अब देखो दिखाई देगा आपको, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो पहले आ जाओ, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या है देखो। सबसे पहला वर्ड दिखाई देगा, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन। एनी आइडिया क्या होता है बताओ कैपिटल फॉर्मेशन? एक कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? कैपिटल फॉर्मेशन में एक कंट्री में सबसे पहले खुली इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री खुलेगी ना तो उससे होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों को मिलेगा इससे पैसा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग उसको खर्च करेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा। तो वो ओवरऑल आपकी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करेगा, डेवलप करेगा। इसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, जॉब तभी मिलेगी, नहीं तो बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी बड़ी खतरनाक होती है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेंगे इसको अपन, बोलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे नाम से बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ना भैया, देखो यहां से पढ़ना। द कैपिटल इज रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या कर रहे हो भैया, बोलो बोलो, राइज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब आपकी कंट्री में क्या खोलेंगे, इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनली एंड एक्नॉलेज
Now the universal admit that the country want to be accelerate the pace of growth. अब country में growth आएगी, no choice but have the having ratio of their income, उनकी income बढ़ेगी and the objective of raising the level of investment. और जब आपकी इनकम बढ़ती है और आपके पास पैसा होगा तो उस पैसे को आप फ्यूचर में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे. इससे क्या होगा बोलो, कैपिटल. सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज. ध्यान रखना ये बात, एक कंट्री तभी ग्रो करती है जब उसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. आप गड्ढा खोदते हो, पेट्रोल निकल रहा है आपके पास में, क्रूड ऑयल निकल रहा है, तो भैया तो आप पैसे वाले वैसे ही हो गए. आपने, हाँ इंडिया में क्रूड ऑयल है, हाँ, तो अब जहां जहां पे, अच्छा उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, आपकी पानी की फैसिलिटी बहुत, रिवर है आपके पास में, तो कहने का मतलब क्या, इधर देखो, यहाँ पे देखो दिखाई देगा क्वालिटी ऑफ सॉइल, वेदर दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई देगा गुड रिवर सिस्टम, मिनरल ऑयल, ऑयल रिसोर्सेस, गुड एंड क्लाइमेट अच्छा है. कहने का मतलब है, मतलब आपका जो नेचुरल फैक्टर है ना कंट्री के अंदर वो बहुत अच्छा है. तो अगर नेचुरल फैक्टर अच्छा होगा ना तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे आपको, और नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे तो एक कंट्री के अंदर अगर कोई फैक्ट्री लगती है तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर होता है. रॉ मटेरियल क्या मिलता है बोलो, तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना ये मिलेंगे आपको. द इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचुरल रिसोर्सेज आर अबेंडेंट इज असेंशियल. जिस कंट्री में मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ना उस कंट्री में जाके ज्यादा से ज्यादा क्या होता है बोलो, इन्वेस्टमेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखाई देगा मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर. ये वर्ड पहले भी आ चुका है, सरप्लस. सरप्लस वर्ड पढ़ लेंगे तो भैया, मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर. इंडिया में टमाटर का भाव क्या है होलसेल में, 4 रुपए किलो. पाकिस्तान में टमाटर का भाव क्या है, 200 रुपए किलो, 200 से 300 रुपए किलो. तो आप टॉपिक में ध्यान से सुनना, अगर आपकी कंट्री में 4 रुपए किलो है तो बताओ आपकी कंट्री में टमाटर सरप्लस में हो रहा है कि कमी हो रही है, टमाटर इतना हो रहा है कि सड़ रहा है खेतों में. भाई 4 रुपए किलो का मतलब है, अगर मैं उसको गाड़ी में रख के सब्जी मंडी तक बेचने जाऊंगा तो तब तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, क्या बेचूंगा मैं उसको. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तो अब एक बात बताओ, आपके पास टमाटर सड़ रहे हैं और पाकिस्तान को वही टमाटर 200 से 300 रुपए किलो मिल रहा है, तो आपके पास वो टमाटर किस में पड़ा है बोलो, बोलो सरप्लस में है. तो अरे सरप्लस में पड़ा है तो दो ना यार बाकी कंट्रीज को. तो अगर बाकी कंट्रीज को तो 4 रुपए में क्यों बेचते हो, उस कंट्री को 100 रुपए में बेच दो, आप 80 में बेच दो. आपका क्या होगा बोलो, आपकी कंट्री की क्या होगी. जितना सरप्लस में माल होता है आपके पास में, वो माल आप बाकी दूसरी कंट्री में भेज देते हो, और भेजने से आप अच्छा खासा क्या कमाते हो, उससे रेवेन्यू कमाते. आप अपनी कंट्री में खपत कर लो, जो बच जाए आगे बेच दो. अब देखो दिखाई देगा आपको, यहाँ पे पढ़ना भैया, देखो ये पॉइंट दिखाई देगा, पढ़ना इसमें दिखाई देगा, ये देखो यहाँ वर्ड है मार्केटेबल सरप्लस दिखाई देगा, ये रहा मार्केटेबल सरप्लस. देखो पढ़ो, मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू एन एक्सेस ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर द इट रिक्वायर्ड टू बी अलाउ फॉर द रूरल पॉपुलेशन सबसे. समझ में आया, मतलब आपने अपनी कंट्री के अंदर जितना माल खपाना था खपा लिया, फिर भी बच रहा है, तो बचा हुआ माल तो सड़ेगा ना, तो सड़ाने से बढ़िया उसको किसी और कंट्री को बेच दो, और बेचोगे तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाएगा. बट ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखाई देगा सीधा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझना, आपकी कंट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी कंट्री में पैसा आना चाहिए. और पैसा कैसे आएगा, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी कंट्री में नेचुरल सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उससे कमाई हो रही है. आपकी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस होता है कि सरप्लस में बच जाता है, और सरप्लस में बचेगा तो मैं दूसरी कंट्री को क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा. फिर कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब भाई सीधी सी बात है, अब जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के अंदर कंडीशन जो होनी चाहिए फॉरेन ट्रेड की, वो क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल. रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, कंफर्टेबल होने चाहिए. यहां पर एक वर्ड दिखाता हूं मैं, ध्यान से पढ़ना, एक मिलेगा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. ये क्या है देख लो एक बार, एमबीए में तो बहुत डिटेल में आता है, बाकायदा इसका पूरा चैप्टर है. अब ये क्या कहता है, कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. मैंने कहा इंडिया में मैं राइस बनाता हूं, मेरे आता है राइस बनाने में, यहां रफ में करते हैं, यहाँ पे इधर आ जाओ. दो एग्जांपल लिए मैंने, एक तो इंडिया का लिया और एक ऑस्ट्रेलिया का लिया. इंडिया में राइस बनाता हूं मैं, राइस मेरे पड़ती है 10 रुपए किलो. ऑस्ट्रेलिया जब राइस बनाता है तो उसकी 40 रुपए किलो पड़ती है. इंडिया जब व्हीट बनाता है ना तो उसके पड़ता है 10 रुपए किलो, और जब ऑस्ट्रेलिया व्हीट बनाता है तो उसके पड़ता है 3 रुपए किलो. कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं. मतलब
इंडिया में जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या बनाने के लिए अच्छी है? राइस। और ऑस्ट्रेलिया में सॉइल फर्टिलिटी किसको बनाने के लिए अच्छी है? तो अब एक तरीका है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई होगी, बोले तेरे को मेरे से मतलब, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, मैं मेरा काम करूंगा तू तेरा काम कर। तो अगर इंडिया अपना काम करेगी तो बेवकूफ है इंडिया खा रही है लॉस, ऑस्ट्रेलिया लड़ाई करके लॉस खा रहे। इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया को राइस बनानी बंद कर देनी चाहिए और इंडिया से 10 रुपए भाव में लेनी चाहिए। भाई तू राइस 40 रुपए खर्चा करके बना रहा है, तेरी सॉइल काम की नहीं है तो भी तू उसमें खाद और बीज डाल डाल के बना रहा है, इससे बढ़िया तो इंडिया से ले ले। इंडिया से लेगा 2-4 रुपए और एक्स्ट्रा ले ले, 15 रुपए में मिल जाएगी तेरे को, फर्क क्या पड़ा? आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और इधर इंडिया जो 10 रुपए वीट का दे रहा है, 3 रुपए में तो वही मिल रहा है, तो 3 या 4 रुपए में इंपोर्ट कर ले। तो इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जिसमें आप स्पेशलाइज हो वो काम आप करो और दूसरे काम के लिए दूसरी कंट्री को छोड़ दो और उन दोनों से क्या कर लो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, लेन देन करो। इससे दोनों कंट्रीज को क्या होगा? बोलो, फायदा होगा। इसे बोलते हैं अपन कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और दूसरे नाम से बोलते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिखाई दिया आपको? अब पढ़ना भैया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर द देयर प्रोडक्शन द फॉरेन ट्रेड इज अ बेनिफिशियल फॉर द टू कंट्रीज व्हिच आर एबल टू सेट अप द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट पीरियड। दिखाई दिया? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये कहता है कि जिसमें आप स्पेशलाइज हो वो काम करो और दूसरा काम मत करो। इधर देखो आपको दिखाई देगा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी सारे वही आएंगे। इसमें देखो पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ना भी फटाफट पढ़ना, क्या लिखा है बोलो? ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूं तो क्यों जा रहे हो आप फॉरेन कंट्री में? क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां पर आपको एक तो लेबर जो मिलेगा ना वो आपको एफिशिएंट और स्किल मिल जाएगा, और लेबर आपको जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? लेस प्राइस पे मिल जाएगा। आपको वहां पे वेजेस क्या पे करना होगा? कम पे करना होगा। देखो दिखाई देगा आपको, कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोथ, द प्रोडक्टिविटी ऑफ इलिटरेट अनस्किल्ड पीपल आर इन अ लो एंड प्रोवाइड अ होप टू बी डेवलप्ड वर्क इन अ कंट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना किसी कंट्री में, तो उस कंट्री के अंदर लेबर को अच्छा खासा आपको प्लेसमेंट वगैरह मिलता है, जॉब मिलती है। जॉब मिलेगी तो वो स्किल्ड लेबर आपको मिल जाएगा, एफिशिएंट लेबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फॉर द जनरल एजुकेशन। देखो एक सीधी सी बात है, आपको पता है कि वो टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और जिस कंट्री में वो टेक्नोलॉजी है वहां जाके ब्रांच खोल लो, वहां जाके फैक्ट्री खोल लो और आपको वहां से वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी और उससे वहां पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। मशीन्स वहां मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर मिल जाएगा वहां पे। तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज अ जनरल एजुकेशन, मतलब कि आप क्यों जाते हो फॉरेन कंट्री में? क्योंकि वहां पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। फिर आता है आपका पॉलिटिकल फ्रीडम। अब बच्चे कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या है? भाई बहुत सारी कंट्रीज हैं जो फ्रीडम देती है आपको कि आ जाओ बिजनेस करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे और कंफर्टेबली आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसमें एग्जांपल में अपन इंडिया भी ले सकते हैं। इंडिया पॉलिटिकल फ्रीडम देती है, किसको देती है? फॉरेन कंट्रीज के लोगों को, कि आप इंडिया में आके क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। देने को तो पाकिस्तान ने भी दिया था, बांग्लादेश ने भी, श्रीलंका ने दिया था, पर इन लोगों ने गलत सोच के हिसाब से दिया था और ये सारी कंट्री क्या हो गई बोलो? खत्म हो गई। बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका खत्म, दिख रहा है आपको? केनिया खत्म हो गई, मनीषा का नहीं बोलो बट केनिया खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है बोलो? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? करप्शन। अगर किसी कंट्री के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, अगर किसी कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री में कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, वो कंट्री खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से, द करप्शन रैम्प द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन द वेरियस लेवल एंड ऑपरेट अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। वो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती, वो कंट्री पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आर एस में क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई बोलो, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ह्यूमन रिसोर्स वाला मतलब ये है कि आप क्यों जा रहे हो फॉरेन कंट्री में? इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहां पर आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी। अगर आप एग्जांपल लो ना, जेनपेक का एग्जांपल लो, जेनपेक वाले कस्टमर केयर का काम करते हैं अमेरिकन के लिए। हाँ, तो अमेरिका का कस्टमर केयर है जेनपेक, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो अमेरिका का कस्टमर केयर है। भाई रात को जाते हैं लोग, फोन पे लगे रहते हैं वहां पे। तो रात को जाके फोन पे क्यों लगते हैं? क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पे क्या रहता है? दिन रहता है। अब वहां पर मैं 2 कस्टमर केयर रखूंगा, अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी। उसकी जगह मैं इंडिया में रख लेता हूं, इंडिया में सैलरी मेरे को रुपए में देनी, डॉलर में देनी पड़ेगी। सस्ता आदमी मिल गया, काम उतना को उतना निकाल रहा है। अरे समझ में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कि यहां पर एक तो आपको
जो वेजेस है या फिर आपको सैलरी, कम सैलरी में आदमी मिल जाएगा, एफिशिएंट और स्किल्ड आदमी मिल जाएगा, तो फिर आप दूसरी कंट्री में जाओगे ना, क्यों जा रहे हो? अमेरिका वाले अगर इंडिया से लड़ाई कर लेते, जेटपैक बंद हो जाती तो बहुत बड़ा लॉस होगा अमेरिकन को। आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे दो टॉपिक हो गए, कौन कौन सा हो गया बोलो? इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, इतना कर लो। नेक्स्ट क्लास में 2-3 टॉपिक और है, इसको खत्म करते हैं। और फिर 2 क्लासेस उसकी लगेगी, किसकी लगेगी? 2 क्लासेस यूनिट नंबर 5 की, और 5 की 2 क्लासेस करके इस सब्जेक्ट